नमस्कार स्टूडेंट, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राजजीसी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड से है, रिसर्च मेथडोलॉजी से है। उसका हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के सामने। टॉपिक का नाम है सारणियन, जिसे हम इंग्लिश में टैब्यूलेशन कहते हैं। टैब्यूलेशन, हम इसकी चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सारणियन वह विधि है जिसमें तथ्यों को व्यवस्थित, बोधगम्य और संक्षिप्त बनाया जाता है। जैसे कि आपने टेबल देखी है, इसमें तथ्यों को एक कॉलम के रूप में व्यवस्थित रखा जाता है। विस्तृत अर्थों में तथ्यों को कॉलम के रूप में क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत करने की व्यवस्था टैब्यूलेशन है। टैब्यूलेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। सूचनाओं को बोधगम्य बनाती है, तथ्यों को स्पष्टीकरण करती है, तुलना में सुविधा देती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी क्वालिटी है टैब्यूलेशन की, वो है तथ्यों को संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात तथ्यों को बहुत ही छोटे शब्दों में प्रदर्शित करना है। तो ये एक प्रकार से गागर में सागर भरने के समान है। जो सूचनाएं कई पेजों की हो सकती है, वो हमें बहुत ही सीमित शब्दों में हमें जानकारी मिल जाती है। इसमें टैब्यूलेशन बहुत उपयोगी साबित हुआ है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक पीवी यंग लिखते हैं कि सारणियाँ सांख्यिकी की शॉर्ट हैंड होती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी की शॉर्ट हैंड क्या होती है। तो आपको इसका जवाब देना है कि किसने कहा है कि सारणी सांख्यिकी की शॉर्ट हैंड होती है। तो उत्तर है इसका पीवी यंग। यदि हम एडवांटेज की बात करें टैब्यूलेशन की, कि टैब्यूलेशन से क्या एडवांटेज हो सकता है हमें, तो सर्वप्रथम इससे समय एवं स्थान की बचत होती है। सूचनाओं को एक स्पष्ट चित्रण इसमें महसूस होता है। तथ्यों का बहुत ही व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है। याद रखने में सुविधा होती है, क्योंकि टेबल के माध्यम से सूचनाएं याद करने और संग्रहित करने में बहुत आसानी होती है। टैब्यूलेशन के माध्यम से एक सारणी से दूसरी सारणी की तुलना की जा सकती है, तथ्यों की तुलना की जा सकती है और तथ्यों को बहुत ही सरलता से विवेचित किया जा सकता है। तो टाइम बचत हो रहा है इसमें, सूचनाएं आपको क्लियर दिख रही है, आप कंपेयर कर सकते हैं, सूचनाओं को याद रख सकते हैं और तथ्यों की सरलता से विवेचना कर सकते हैं। अब यदि हम इसकी सारणियों की कमी की बात करें कि सारणियन की, टैब्यूलेशन की क्या क्या कमी हो सकती है, तो जैसा कि आपको पता है कि टेबल होगी तो उसमें ज़्यादातर संख्यात्मक सूचनाएं होगी, अर्थात क्वांटिटिव, जो परसेंटेज की बात करें, जो अंकों की बात करें। जबकि हम यदि सामाजिक अनुसंधान की तरफ देखें तो सामाजिक अनुसंधान में अधिकांश जो सूचनाएं हैं वो गुणात्मक प्रकृति की होती है, जिन्हें सारणियों में व्यक्त करना बेहद कठिन साबित होता है। यदि हम सारणी की और भी कमी की बात करें तो इसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसकी उम्मीद आप सामान्य आदमी से नहीं कर सकते। अर्थात जो व्यक्ति टेबल को बनाना जानता है, उसको समझाना जानता है, जो टेबल को प्रदर्शित करना जानता है, वो ही इसकी जानकारी रख पाएगा और इसको समझा पाएगा। एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति टेबुलेशन के माध्यम से सूचनाओं को न संग्रहित कर पाएगा, न उसे समझा पाएगा। कई बार ये अरुचिकर और नीरस होती है, क्योंकि जो विशेष ज्ञान हासिल करने वाला व्यक्ति, जो इसमें एक्सपर्ट होता है, जो सांख्यिकी विशेषज्ञ होते हैं, वो तो टेबल को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। पर जो लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं या जिनका जो विशेषीकृत नहीं होते, उनके लिए कई बार ये बहुत बोझिल हो जाती है, उन्हें समझने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त इसकी संपूर्ण परिशुद्धता असंभव है, अर्थात ये पूरी तरीके से एक्यूरेट माध्यम नहीं है। ये भी इसकी कुछ कमियां हैं। इन कमियों के होने के बावजूद भी सारणियन की अपनी एक सामाजिक अनुसंधान में उपयोगिता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एक अच्छी सारणी के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो एक अच्छी सारणी आकर्षक होनी चाहिए,
आकर्षक हो सकती है। इसका आकार समुचित होना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत छोटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे आपका डेटा हो उसके अनुसार हो। इसमें तुलना की सुविधा होनी चाहिए सारणियन के माध्यम से, कि आप डेटा के मध्य आपस में कंपेयर कर सकें। सारणी स्पष्ट तथा सुगम होनी चाहिए, उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए और वैज्ञानिक विधि से निर्मित होनी चाहिए। इसी संदर्भ में डॉक्टर बॉडिंगटन का एक सुझाव है कि किसी भी स्थिति में एक सारणी में बहुत अधिक विवरण नहीं होनी चाहिए। यदि किसी एक सारणी में बहुत अधिक विवरण होंगे तो एक प्रकार से खिचड़ी सी बन जाएगी और सारणी अपने उद्देश्य में पूर्णतया असफल साबित होगी। अब यह कि सारणी का ढांचा कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल कैसा होना चाहिए, ताकि सारणी के माध्यम से एक आम व्यक्ति को भी कोई चीज़ किस प्रकार समझाई जाए। तो इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध सामाजिक विचारक हार्पर का मत है कि सारणी की रचना एक कला है, केवल पंक्तियों तथा खानों को बना लेना ही नहीं। कई बार क्या होता है कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दी और आपको लगा हो गई टेबल पूरी, और आप उसमें सूचनाएं अपनी इच्छा से कुछ भी भरें, ऐसा नहीं है। तो ये केवल पंक्ति और खानों को बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको विशेष प्रकार के अनुभव, ज्ञान, प्रशिक्षण, विवेक और कुशलता की आवश्यकता होती है। सारणी के ढांचे का निर्माण करते समय हम कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं कि सबसे पहले सारणी का एक टेबल का एक शीर्षक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। टाइटल में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि हम विषय को आसानी से समझ सकें। उसके साथ एक उसका सब टाइटल भी होना चाहिए ताकि उस टाइटल के संदर्भ में जो और भी विवेचना है वो प्रस्तुत की जा सके, उस टाइटल को और अधिक ढंग से समझा सके। रेखाएं मोटी और पतली किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से। सारणियों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके इस प्रकार होनी चाहिए, इनका आसानी से योग हो सके, नीचे इन पर टिप्पणियाँ अंकित की जा सके, और साथ में सारणी के अंदर एक फुट नोट भी होना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें पता लगे कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सारणियों के प्रकार कि टाइप्स ऑफ टेबल। तो सर्वप्रथम जो सारणी का प्रकार हम बांट सकते हैं वो उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। सारणी कितनी प्रकार की हो सकती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज सारणी मूल रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो जनरल टेबल और एक होती है स्पेसिफिक टेबल। जनरल टेबल में सारणियों में एक विविध प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जैसे सेंसस में होने वाली जो रिपोर्ट है उसको हम जनरल टेबल के अंदर रख सकते हैं, जिसमें विविध प्रकार की सूचनाएं संग्रहित की जाती है। और विशिष्ट प्रकार की जो सारणी होती है जिसे हम विशिष्ट सारणी कहते हैं, इस प्रकार की सारणी का संबंध किसी एक विशिष्ट समस्या पर आधारित होता है और इस विशिष्ट समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। अब दूसरा सारणियों का प्रकार हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। प्रकृति के आधार पर सारणियों के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो प्रकृति के आधार पर सारणियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम जो इसका भाग है वो है सरल सारणी, सिंपल टेबल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की टेबल बेहद सरल रहती है। इस प्रकार की सारणी के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के तथ्यों या गुणों को दर्शाया जाता है, उसे सरल या एक गुणीय सारणी कहते हैं। जैसे 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो एकदम सरल है, मान लो 125 करोड़ है, 130 करोड़ है। तो जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही प्रकार के तथ्य या गुणों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे हम सरल सारणी कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो सारणी है वह है जटिल सारणी। इस प्रकार की सारणियों में विविध प्रकार की सूचनाओं को एक साथ दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे हम बहुगुणीय सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण प्रदर्शित हो सकते हैं। अब इस जटिल सारणी का जो पहला प्रकार हम लेते हैं वो लेते हैं द्विगुणी सारणी। इस प्रकार की सारणी में 2 गुणों की प्रदर्शन और तुलना की जा सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो सरल सारणी थी उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि राज्य में जनसंख्या कितनी है उसको वो प्रदर्शित किया था, और द्विगुणी संख्या के अंदर हम देखते हैं कि इसमें राज्य की जनसंख्या भी पूछ रहे हैं, साथ में पुरुष और स्त्री के बारे में भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 गुणों की चर्चा हो गई, तो इसे हम रखते हैं द्विगुणी सारणी के
अंतर्गत। त्रिगुणी सारणी में इसमें इस प्रकार की सारणी में 3 गुणों की चर्चा हो सकती है। जैसे सरल सारणी में मान लो हमने बताया कि इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसमें द्विगुणी में पुरुष और स्त्रियां भी बता दिया। अब तीसरे में हमने ये भी बता दिया कि उनकी लिटरेसी क्या है। तो 3 गुणों की चर्चा हो गई, इसको त्रिगुणी सारणी कहते हैं। और जो 3 नंबर की जो सारणी है, पहली सरल, दूसरी जटिल, जटिल के अंदर द्विगुणी और त्रिगुणी, और तीसरे नंबर पे है बहुगुणीय सारणी। इस प्रकार की सारणी में 4 या अधिक गुणों को दर्शाया जाता है। जैसे जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियां भी दे दी, उसके बाद साक्षरता का प्रतिशत भी दे दिया, जनसंख्या घनत्व भी दे दिया। तो जनगणना में जितने भी और मापदंड हो सकते हैं, 0 से 6 साल के बच्चों का प्रतिशत दे दिया, इस प्रकार से और भी सूचनाएं दे दी, तो उसे हम बहुगुणी सारणी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि सारणियों का निर्माण किस प्रकार हो सकता है। तो सारणियों का निर्माण एक तो हस्त सारणियां बन सकती है, अर्थात हैंड टेबुलेशन, जिनका निर्माण हम हाथों से सरलता से कर सकते हैं। और जो दूसरी सारणी होती है जिसे हम मैकेनिकल टेबुलेशन कहते हैं, हिंदी में हम इसे समझेंगे यांत्रिक सारणी। इसमें किसी प्रकार की मैकेनिज्म का यूज होता है, मशीन का यूज हो सकता है, किसी यंत्र का प्रयोग हो सकता है, और ये सारणी एक आम इंसान के लिए बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बाई हैंड नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार की सारणी के लिए एक प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस विशेष ज्ञान के माध्यम से ही इस प्रकार की सारणियों को निर्मित किया जा सकता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने में सारणी का अपना एक अहम योगदान है। तो सोशल रिसर्च में टेबुलेशन अपने आप में बहुत अधिक उपयोगी है। जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा कर दी कि ये एक गागर में सागर भरने के समान है। यदि आपके सामने बहुत सारी सूचनाएं हों, सूचनाओं के हजारों पेज हो, तो उनको कुछ सीमित शब्दों में या कुछ सीमित पेजों में सारणियों के माध्यम से समझाया जा सकता है, जिससे तुलना में भी करने में आसानी होती है, और आसानी से आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी शोध कर रहे हैं, उसमें निष्कर्ष भी बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। सारणियों के आधार पर विशाल तथ्यों का बहुत आसानी से संक्षिप्तीकरण, अर्थात उसे छोटा कर दिया जाता है, उसे शॉर्ट में कर दिया जाता है, और उनकी तुलना भी सरल हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं शीघ्र ही। बहुत धन्यवाद।